हेलो स्टूडेंट्स, कल हमारा जो एग्ज़ाम है ना, फिर साइंस का एग्ज़ाम, उसके लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूँ। इन टॉपिक्स को ही जल्दी से जल्दी आप प्रिपेयर कर लें। कल हमारा जो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल जो हमारा पेपर है साइंस का, उसके लिए आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए जो आपको पास होने के लिए ज़रूरी हैं और पास होने के लिए चाहिए। तो मैं आपको कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जिनके रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, उन टॉपिक्स के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। वही टॉपिक्स को क्या करना है, आपने जाना है, अपनी बुक उठानी है और उस बुक में से वो सारे टॉपिक्स को पढ़ लेना है। उन टॉपिक्स के रिलेटेड पक्का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो पेपर है, ठीक है, उसमें सबसे पहला जो चैप्टर है उसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी का हमारे पास जो टॉपिक है, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी का आप पहला टॉपिक पढ़े, ओहम्स लॉ। ठीक है, ओहम्स लॉ में क्या क्या पढ़ना है? ओहम्स लॉ की डेफिनेशन या स्टेटमेंट कह सकते हैं, डेफिनेशन पढ़नी है। ओहम्स लॉ का फॉर्मूला पढ़ना है। क्या होता है ओहम्स लॉ का फार्मूला? V इज इक्वल टू आई इंटू आर। इसमें ओहम्स लॉ का ग्राफ पढ़ना है। ठीक है, तो कौन सा टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है? वो है ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ का क्या पढ़ना है? ओहम्स लॉ की डेफिनेशन पढ़नी है, ओहम्स लॉ का फार्मूला पढ़ना है और ओहम्स लॉ का ग्राफ पढ़ना है। ग्राफ क्या था? ये था, ग्राफ भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ग्राफ था, इधर पोटेंशियल ले लिया हमने, इस साइड करंट ले लिया, तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसे ग्राफ आता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है, पोटेंशियल और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसका ग्राफ है, तो ग्राफ आता है ऐसे। तो ओहम्स लॉ की ये तीन चीज़ें अगर हमें याद हैं तो ओहम्स लॉ के रिलेटेड आपको केस स्टडी भी आ सकती है, ओहम्स लॉ के रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल भी आ सकता है, जिसमें ये V इज इक्वल टू आई इंटू आर वाला फार्मूला लग जाएगा। और ओहम्स लॉ का ग्राफ डायरेक्ट आ सकता है। ओहम्स लॉ की डेफिनेशन, फार्मूला, ग्राफ, इन तीन चीज़ों को रट लीजिए, आपको पेपर में इनमें से क्वेश्चन पक्का आएगा, क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी वाला टॉपिक है उसमें ओहम्स लॉ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका जो सेकंड टॉपिक है वो है हमारे पास रेजिस्टेंस। सेकंड टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है वो है रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस में से क्या क्या इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं। रेजिस्टेंस में से सबसे पहले इम्पोर्टेंट है रेजिस्टेंस की डेफिनेशन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेकंड इम्पॉर्टेंट है रेजिस्टेंस के यूनिट्स। यूनिट्स क्या होते हैं? रेजिस्टेंस के यूनिट्स होते हैं ओम, जिसका ये हमारे पास सिंबल है। ठीक है, रेजिस्टेंस को R से डिनोट किया जाता है। उसके बाद है थर्ड, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। तो तीसरा जो हमारे पास टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, पहला है रेजिस्टेंस की डेफिनेशन। डेफिनेशन तो मैं अगर आपको बताऊं तो डेफिनेशन क्या होगी? V इज़ इक्वल टू हमारे पास I इंटू आर है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से R निकाल लूँ तो क्या आ जाएगा? V ओवर I। तो ये जो हमारे पास V ओवर I है, ठीक है, क्या है? V ओवर I, ये हमारा फार्मूला है रेजिस्टेंस का। यहीं से हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। रेजिस्टेंस क्या होगी? रेशो होगी। क्या होगी? किस चीज़ की? पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की रेशो होगी, उसे हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, ये टॉपिक पढ़ लेना है। ठीक है, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन याद कर लेनी है। ठीक है, रेजिस्टेंस का जो यूनिट है ओम होते हैं, ये याद रखने हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग, और किन किन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है? फर्स्ट डिपेंड करती है रेजिस्टेंस मटीरियल पे। ठीक है, सेकंड डिपेंड करती है रेजिस्टेंस लेंथ पे। थर्ड डिपेंड करती है रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर की लेंथ, कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है किन चीज़ों पे, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? पहली डिपेंड करती है मटेरियल। मटेरियल का मतलब क्या हुआ, ये भी साथ में समझ ही लो। मटेरियल मतलब
जो मटेरियल कंडक्टर अच्छा है, गुड कंडक्टर है, उसकी रेजिस्टेंस कम होती है। एग्जांपल के लिए सिल्वर, हमारे पास वेस्ट कंडक्टर है, ठीक है, तो सिल्वर की रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। उसके बाद हमारे पास है जो दूसरा कॉपर है, कॉपर की रेजिस्टेंस सिल्वर के कंपैरिजनली ज़्यादा है। तो ये मटेरियल का फ़र्क हो गया, मटेरियल टू मटेरियल रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है, ठीक है। दूसरा फैक्टर है लेंथ। लेंथ का मतलब ये है लेंथ ऑफ कंडक्टर। अगर कंडक्टर की लेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है, अगर कंडक्टर की लेंथ ज़्यादा होगी तो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए टाइम ज़्यादा लगेगा, तो मतलब दूर तक जाना पड़ेगा। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए रास्ते में जो रुकावटें वो ज़्यादा आएंगी, इसीलिए लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, ठीक है। रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जितनी लेंथ ज़्यादा होगी, जितनी लेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है, उतना ही जो रेजिस्टेंस है ज़्यादा होगी। तीसरा फैक्टर है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, मान लो जी मेरे पास कोई कंडक्टर है, ठीक है, ये इसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, ये सिलेंड्रिकल वायर है, इसका ये जो मैं सिलेंडर ड्रॉ करता हूँ ऐसे है ना, ये मेरे पास कोई सिलेंडर है, इसका ये जो एरिया होता है बॉटम का या टॉप का, है ना, इसे हम बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब तार जितनी मोटी होगी उतना करंट इजीली फ्लो करेगा, तार जितनी पतली होगी उतना करंट मुश्किल से फ्लो करेगा। इसका मतलब जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होगी, ठीक है। ये फैक्टर्स हैं, अगर हम ये कंबाइन करें तो लेंथ के डायरेक्टली है, एरिया के इनवर्सली है। यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, इक्वल टू आता है, तो यहाँ सिंबल आता है रो एल ओवर ए। तो ये फार्मूला आ गया रेजिस्टेंस का, इंपॉर्टेंट है। इस फार्मूले के रिलेटेड पेपर में न्यूमेरिकल भी आएगा, ठीक है, जिसमें आपको क्या दिया जाएगा कि एक कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, उसकी लेंथ ये है, एरिया ये है, तो उसकी रेजिस्टिविटी फाइंड करो या रेजिस्टेंस फाइंड करो। इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल आने के चांसेस हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये रिलेशन। उसके बाद पूछ लेते हैं जो जो रो है, ये क्या चीज़ है। रो होती है रेजिस्टिविटी, रो होती है रेजिस्टिविटी। और अगर हमें पूछ ले रेजिस्टिविटी के यूनिट्स क्या होते हैं, तो हम लिखते हैं ओहम मीटर। रेजिस्टिविटी के यूनिट क्या होते हैं, ओहम मीटर, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ लिया कि हमारे पास रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इस रेजिस्टेंस में क्या क्या पढ़ना है, डेफिनेशन रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस का फार्मूला, रेजिस्टेंस के यूनिट। उसके बाद पढ़ने हैं रेजिस्टेंस के फैक्टर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, मटेरियल, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। लेंथ के डायरेक्टली है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली है। उसके बाद ये रेजिस्टेंस का इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है। तो उसके बाद है हमारे पास जहाँ पे ये लिखा है रो क्या है, रेजिस्टिविटी, ठीक है। इसके रिलेटेड एक न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, वो कर लेते हैं कि मेरे पास कोई वायर है, ठीक है, मैंने क्या किया, इस वायर को स्ट्रेच किया, ठीक है, स्ट्रेच करके इसकी लेंथ मैंने जो है डबल कर दी, ठीक है। पहले लेंथ थी L, अब लेंथ कर दी मैंने 2L। जब मैं इसकी लेंथ डबल करता हूँ तो जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना, वो कम हो जाता है। तो इसका मतलब ये डायग्राम क्या हुई, लेंथ तो मैंने बढ़ा दी लेकिन डायग्राम में दिक्कत है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे सही बनाएंगे। सही बनाना मतलब इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, ठीक है। वायर लंबी होने के साथ साथ पतली भी हो जाती है। तो लेंथ 2L होगी तो एरिया कितना हो गया, A/2। अगर एरिया, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A था, तो अगर इसकी रेजिस्टेंस R थी तो इसकी कितनी होगी, ये हमने कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ इसके रिलेटेड जो हमारे पास फार्मूला है, ठीक है, तो वो क्या है, ऊपर वाले के लिए लगाए हैं, अगर R = रो एल ओवर ए, यही फार्मूला R' के लिए लगाएं अगर, तो वो क्या होगा, रो 2L ओवर A/2। ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो हमारे पास हो गया 4 रो L ओवर A। अगर हम इसे देखें और इसे देखें, ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या है, R। तो हमारे पास आ जाएगा R', पहले क्या लिखा है 4, साथ में आ जाएगा R। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस कितने टाइम इंक्रीज़ हो जाएगी, 4 टाइम, ठीक है। ये हमने डायरेक्ट याद रखना है। अगर 2 टाइम्स लेंथ इंक्रीज़ होती है तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाती है, 3 टाइम्स होगी तो 9 टाइम्स, मींस उसका स्केयर हो जाएगी, ठीक है। अगर n टाइम्स लेंथ इंक्रीज़ होती है तो रेजिस्टेंस क्या बन जाएगी, n² R, ठीक है। इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछा जाता है। उसके बाद रेजिस्टेंस में ही एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है सीरीज़ एंड पैरेलल
कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो सीरीज़ क्या होगा, देखो ये मैंने 3 रेजिस्टेंस लिए, इनको सीरीज़ में लगा दिया, ये R1, ये R2, ये R3, ठीक है। यहाँ पे लगा दी बैटरी, ठीक है। सिमिलरली हम इसे पैरेलल में भी लगा सकते हैं, ये मेरे पास पैरेलल में हो गए, ठीक है। यहाँ लगा दी मैंने बैटरी, ठीक है। ये 3 रेजिस्टेंस हैं, R1, R2, R3, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन क्या आता है, इनकी हमने टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। तो इसका फार्मूला याद रखना, क्योंकि इसके रिलेटेड ये आर्टिकल भी आ सकता है, आपकी बुक में लिखा हुआ है, इसे प्रूव कैसे करना है वो देख लेना, ठीक है। क्योंकि पढ़ लेना, मैंने आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताया है। अगर हमारे पास थोड़ा टाइम होता तो मैं ये वीडियो बना के भेज देता, ठीक है। तो ये क्या करना है, आपको इसी फार्मूले को याद रखना है। फार्मूला क्या होगा, अगर रेजिस्टेंस सीरीज़ में हो तो इसकी टोटल रेजिस्टेंस होगी जो सीरीज़ की, वो क्या आएगी, R1 + R2 + R3। अगर पैरेलल में होगी तो टोटल रेजिस्टेंस रेसिप्रोकल होकर आएगी 1/R1 1/R2 + 1/R3। ये बात याद रखें, ठीक है। अगर हमारे पास रेजिस्टेंस सीरीज़ में होगी तो R1 + R2, अगर पैरेलल में होगी तो 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ठीक है। आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास ये एक रेजिस्टेंस है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है। एग्जांपल के लिए मैं सिंपली 2 ओम्स ले लेता हूँ, ठीक है। तो अगर हमें कह दे ये 2 ए पॉइंट है, ए और बी पॉइंट है, इसमें रेजिस्टेंस हमने फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो ये जो रेजिस्टेंस ये 2 और 2 है और ये 2 है, ये तीनों का सिंगल पॉइंट कॉमन है। जिन रेजिस्टेंस का सिंगल पॉइंट कॉमन होता है वो रेजिस्टेंस क्या होती हैं, सीरीज़ में होती हैं। इसका मतलब ये 2 और ये 2, ये क्या हो गई, ये तीनों सीरीज़ में हो गई। सीरीज़ में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सीरीज़ में कैलकुलेट करते हैं R1 + R2 + R3, ठीक है। तो हो जाएगा 2 + 2 + 2 कितना हो गया, 6। तो हम इन तीनों को हटा के यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। ये मैंने ये वाली लगा दी, ठीक है, ये मैंने 2 लगा दी, ठीक है। ये 2 ही पॉइंट A एंड B, ये क्या है, ये जो रेजिस्टेंस है मैंने इन दोनों को हटा के यहाँ पे एक ऐसे रेजिस्टेंस लगा दूँ, तो ये लगा दी, ठीक है। ये दूसरी वाली यहीं लगी हुई है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, 6 ओम, ये 6 है, ये कितनी है, 2 है। अब हमें पता चला ये दोनों जो पॉइंट हैं इनके 2 पॉइंट कॉमन है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस के 2, तो ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल। पैरेलल को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, पैरेलल को कैलकुलेट करने के लिए हम रेसिप्रोकल लेते हैं, 1/RP = 1/6 + 1/2। तो इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 6 LCM आ गया, ठीक है। तो यहाँ हुआ 3, यहाँ आया 1, यहाँ आया 3, ये हो गया 4/6। लेकिन ये 1/RP की वैल्यू है, हमें क्या चाहिए, RP। तो हम इसे रेसिप्रोकल कर देंगे, 6/4, तो ये आ गई 3/2। तो हम अब इन दोनों को हटा के एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। तो एक रेजिस्टेंस होगी वो A और B में लग जाएगी, वो कितनी वैल्यू की होगी, 3/2। तो ये होगी हमारी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। ऐसे न्यूमेरिकल आ सकते हैं, इनको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। ये जो मैंने आपको टॉपिक बताए ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं किसके, ये जो हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, क्या हमने देख लीजिए, ओम्स लॉ, स्क्रीनशॉट ले लेना इन टॉपिक्स के नेम का, ठीक है। ये मैंने आपको समझाए नहीं, पढ़ाए नहीं है, सिर्फ मैंने बताया है ये टॉपिक हैं, आपने प्रिपेयर कर लेने हैं। आपको इन्हीं टॉपिक को डिटेल में पढ़ना है, तो आपका जो पेपर है 5 या 6 मार्क्स का इस चैप्टर में से आएगा। तो उसमें से आप अगर इनको पढ़ लेते हैं, इन टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं, तो आपको 4 या 6 में से 4 मार्क्स का पेपर इनमें से टॉपिक में से आ जाएगा, और आपकी जो तैयारी है वो अच्छी हो जाएगी। दूसरा टॉपिक है, चैप्टर है मैग्नेटिज्म, ठीक है। उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा।